हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का अगला एप्लीकेशन। पिछले बार हमने पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें एक कंडक्टिंग स्फीयर की और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज करें तो क्या होगा। तो उसमें तीन सिचुएशन बनी थी, एक आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एक ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल और तीसरी इनसाइड द स्फेरिकल शेल। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फ़र्क ये आ जाएगा कि जब किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है और रेडियस आपको दिख रही होगी इसकी कैपिटल आर, तो इसको यूनिफॉर्मली जब चार्ज करते हैं तो इस पे चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस तरह से थोड़ा फ़र्क आ जाता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग में केवल चार्ज रिसाइड करता है सरफेस पे और नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें भी तीन सिचुएशन होंगी, हम अलग अलग सिचुएशन में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जो निकालेंगे वो पहली होगी आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, जब हमने पॉइंट बाहर माना हुआ है, ये देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये पॉइंट है सेंटर स्फीयर का और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस कंडीशन में ये जो स्मॉल आर है इस कैपिटल आर से ग्रेटर है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जब हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फिर हम सबसे पहली शर्त ये है गॉस थ्योरम के लिए कि चार्ज मस्ट बी इनक्लोज बाय अ सरफेस। तो इस स्फीयर को इनक्लोज करने के लिए दूसरा एक इमेजनरी स्फीयर बनाना पड़ेगा जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। देख रहे हैं, ये होगा स्मॉल आर रेडियस का और ये गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस से हम क्या करें, अपना वही यूजुअल मेथड है कि हम इसमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें। ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। देखिए रेडियली आउटवर्ड हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारी दिख रही हैं आपको इधर उधर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में, यानी ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस छोटे से स्मॉल इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया एलिमेंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इस छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकलेगा। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन जब किसी क्लोज सरफेस है, ये पूरा इस पूरे क्लोज सरफेस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सर्किल बना देते हैं इंटीग्रेशन में ई डॉट डी ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ ओपन कर दिया ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ज़ीरो है। ई तो हमें पता करना है, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे। डी ए यानी एक छोटा सा पार्ट है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा सा पूरा स्फेरिकल सरफेस बन जाएगा और इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। तो यहाँ लिखा हुआ है E इंटू 4πr²। तो इस तरह से हमने बाई फार्मूला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया E इंटू 4πr²। लेकिन आपको पता है कि गॉस थ्योरम ने बताया है कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है, चार्ज या बहुत सारे चार्जेस, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज। ये तो हमारा निकला कैलकुलेशन से E इंटू 4πr²। और गॉस थ्योरम से जो हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ये होगा phi E इक्वल टू Q/ε0। अब चूंकि गॉस थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यानी जो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है और जो कैलकुलेशंस निकला है वो एक ही है, इसीलिए उनको कंपेयर करा दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो इस तरह से आउटसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r²। यानी ये बिल्कुल ठीक वैसा ही आया कि अगर हम पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ मान लें, जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है।
अगर हम सरफेस पे निकालें तो यहाँ स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर रख देना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में बस यही चेंज आएगा, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंपेयर कराएं तो बस वहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर है। स्मॉल आर चूँकि कैपिटल आर से ज़्यादा है, इसलिए ये वैल्यू कम होने की वजह से, ये कैपिटल आर कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी आर स्क्वायर के टर्म में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनसाइड द स्फीयर निकालें अगर हम, जब स्मॉल आर यानी जहाँ पता करना है वो कैपिटल आर से कम हो यानी उसकी रेडियस से कम हो। तो कंडक्टर वाले केस में तो अंदर चार्ज था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आ गई थी। लेकिन यहाँ चूँकि वॉल्यूम के थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए अंदर भी चार्ज है। तो अगर हम एक रेडियस ले लें, देखिए यहाँ पर एक आर हमने लिया है सेंटर से दूरी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो पहले तो एक गॉसियन सरफेस बनाएं, क्योंकि बस हमें इतने को ही कवर करना है। ये गॉसियन सरफेस इतने को ही कवर करेगा, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। और ये बार बार बता चुके हैं कि आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पर निकालना है उसको गॉसियन सरफेस के सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो ये सरफेस पे पॉइंट अगर लाना है तो फिर हमें अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और ये गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा, इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। अच्छा, अब इतना चार्ज जो हमने ये लाइनों से दिखा रखा ये बच जाएगा। पूरा तो चार्ज हमें पता था क्यू है, मगर इसने इनक्लोज पूरा चार्ज नहीं किया है, केवल इतना चार्ज किया है। तो जो इतना चार्ज इसने इनक्लोज किया वो कितना है, मान लेते हैं इसको क्यू डैश है, तो उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में रख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। समझ गए आप? तो हमें सबसे बड़ा टास्क क्या है कि बस इतने जितना इसने इनक्लोज किया है इतने का चार्ज निकालने किसी तरह। एक टर्म पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे वॉल्यूम पे तो क्यू चार्ज है, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज निकाल लें किसी तरह से तो इतने वॉल्यूम का चार्ज आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 1 मीटर कपड़े का दाम बताओ, फिर 5 मीटर का तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेंगे। तो इसी तरह अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम पता कर लें चार्ज कितना है, तो इतने के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज हमें निकल आएगा। तो अगर हम मानते हैं इसकी लेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इज रो से डिनोट करते हैं। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो, क्या हो जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्यू अपॉन वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वॉल्यूम उस ओरिजिनल स्फीयर का ही तो निकल रहा है, पूरे का उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल रही है। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये तो निकला पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हमें उस केवल गॉसियन सरफेस का निकालना है तो उस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जो चार्ज है क्यू डैश, कह रहे हैं ना, लेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाई द गॉसियन सरफेस इज क्यू डैश, देन क्यू डैश क्या हो जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम जितना चार्ज है उसको उस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम वाले चार्ज से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज आ गया क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की होल पावर 3। अब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्यू निकाल रहे हैं तो वहाँ क्यू डैश रखेंगे और उसकी वैल्यू ये रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश की वैल्यू रख दी हमने क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब कैपिटल ये स्मॉल आर स्क्वायर से कैंसिल होगा। फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में ये वैल्यू 0 होती है। एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको इस इक्वेशन में दिख रही है, वो ये, अभी तक हम देखते आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होता है डिस्टेंस के साथ, स्मॉल आर के साथ, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बेस पे अपने पास 3 फार्मूले हो गए, और 3 फार्मूले में पहली बात जो निकल के आ रही है
कि सब उन दोनों में तो इस स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मगर यहाँ स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको रो के टर्म में लिखना चाहें तो फार्मूला आपका क्या था? फार्मूला था 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, और क्यू तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब को हम रो लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में ऐसे भी लिखी जा सकती है, E डैश इक्वल टू रो अपॉन 3ε0 R, जहाँ रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ε0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और स्मॉल r है डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब है स्मॉल r की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी ठीक सेंटर पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर हम इन तीन कंडीशन को देखें, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑन द सरफेस कैपिटल R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस बेस पे E वर्सेस स्मॉल आर अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ध्यान से देखिए, हमने y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x एक्सिस में स्मॉल r को लिया हुआ है। अगर हम लोग इसके स्टार्ट करें सेंटर से, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सरफेस की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ है। कैपिटल R यानी जब सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डिक्रीज होने लगती है स्मॉल r स्क्वायर के टर्म में। तो आपको ये ग्राफ मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्मॉल r के बीच में जब बनाया जाता है। तो इस तरह से हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं।